चक्र का विश्लेषण, या जिसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रेडॉक्स साइकिल के बारे में बताऊंगी, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बताऊंगी। उसके बाद जो है वो हम इसके एनालिसिस के बारे में जो है वो देखेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चैप्टर से है। इस चैप्टर के सारे नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है रेडॉक्स साइकिल, इसे देखने से पहले आप ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में अगर आप अच्छे से जान जाओगे तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए जो है वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसके लिए यही है कि आप मेरे पुराने नोट्स इस चैप्टर के जो है वो जरूर देखे जा करके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 रिएक्शन जो है वो पहले बताऊंगी। यहाँ पे आप देख रहे हो ये फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन को हमको जो है वो एक साइकिल के रूप में जो है वो यहाँ पे बनाना है। मतलब जो 3 रिएक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगी उसको आप लोगों को एक चक्र के रूप में जो है वो बनाना है, एक साइकिल के रूप में जो है वो बनाना है। इसी साइकिल को हम जो है वो रेडॉक्स साइकिल कहेंगे। इसका मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दूंगी। अभी तो मैंने खैर एम करके जो है वो लिखा हुआ है। एम मतलब यहाँ पे आप कोई भी एटम जो है वो मतलब मेटल जो है वो यहाँ पे रख सकते हो। कोई भी एटम जो है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं एम की जगह पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी धातु इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव की गणना उष्मागति की विधि द्वारा निम्नांकित पदों में जो है वो किया जाता है। मतलब अगर हमारे पास मेटल का कोई इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। अगर हमारे पास मेटल का कोई छड़ है, मेटल का कोई इलेक्ट्रोड है, अगर हमें उसका जो है वो विभव ज्ञात करना हो, अगर हमें उसका जो है वो पोटेंशियल ज्ञात करना हो, तो हम जो है वो इसे थर्मोडायनेमिक्स मेथड के द्वारा भी जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव जानना है तो इसे जानने के लिए हम जो है वो थर्मोडायनेमिक्स मेथड मतलब उष्मागति की विधि का जो भी उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो यही थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये सभी आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में जो है वो जरूर पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स। उसी के कुछ रूल को हम जो है वो यहाँ पे लागू करके किसी भी यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा उसका जो है वो हम पोटेंशियल निकालेंगे, मतलब उसका जो है वो हम विभव निकालेंगे। क्लियर हुआ? सबसे पहले हम देखते हैं धातु की ऊर्ध्वपातन उष्मा मतलब हीट ऑफ सब्लिमेशन, जिसे हम डेल्टा एच एस से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है ये धातु की ऊर्ध्वपातन उष्मा या हीट ऑफ सब्लिमेशन, पहले हम इसे देख लेते हैं, उसके बाद इसका जो है वो रिएक्शन देखेंगे। तो ठोस धातु से मतलब अगर सॉलिड मेटल से, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने MS करके लिखा हुआ है, MS में मतलब यहाँ पे ये समझते हो कि जो हम लोगों ने मेटल लिया हुआ है वो सॉलिड है, मतलब वो कठोर है। उससे जो है वो गैसीय धातु परमाणु में परिवर्तन, मतलब ये आपका सॉलिड है तो इसे हम जो है वो गैसियस फॉर्म में जो है वो चेंज करेंगे। मतलब ये जो है वो आपका कठोर है, ठोस है, इसे हम जो है वो गैस के फॉर्म में जो है वो चेंज करेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे G लगा दिया है। तो ठोस धातु से गैसीय धातु परमाणु में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा को, तो अगर हम इसे सॉलिड से गैस में जो है वो चेंज करेंगे तो हमें कुछ हीट की नीड होगी, हमें कुछ उष्मा की जो है वो आवश्यकता होगी। तो इसी आवश्यक उष्मा को जो है वो हम ऊर्ध्वपातन उष्मा या हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं, या फिर डेल्टा HS जो है वो कहते हैं। तो रिएक्शन देख लेते हैं। सॉलिड है हमारा, ये मेटल है वो सॉलिड है, तो इसमें हम लोगों ने हीट अप्लाई किया, मतलब हम लोगों ने आवश्यक उष्मा यहाँ पे लिया, वो है डेल्टा HS। तो हमें जो है वो ये गैसियस फॉर्म में जो है वो मिल गया। तो ये होता है आपका डेल्टा HS। क्लियर हुआ? सेकेंड रिएक्शन देखते हैं आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कोई भी हमारे पास एटम है, उस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, हमारे पास जो एटम है उस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की हमें आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को या उस एनर्जी को हम जो है वो आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कहते हैं। अगर हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो वहां पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उस एटम से जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी हो जाता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर हम ये जो हमारा Mg है, मतलब ये जो हमारा है वो गैसियस फॉर्म में है, जो हमारा एटम है वो, अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकाल देते हैं तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमने जो है वो निकाल दिया।
तो इस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पे होगा उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए गैसीय धातु परमाणु से धनायन प्राप्त करने के लिए, मतलब ये जो आपका यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, तो इसे धनायन में या पॉजिटिव चार्ज में इसे चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की हमें नीड होगी उसे हम जो है वो आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कहेंगे। तो पहला रिएक्शन आप लोगों को याद हुआ, ये हो गया आपका दूसरा रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा था, सॉलिड जो है वो गैस में चेंज हो रहा था। यहाँ पे जो नॉर्मल आपके पास जो न्यूट्रल है वो जो है वो आपके पॉजिटिव चार्ज में जो है वो चेंज हो रहा है, धनायन में चेंज हो रहा है। अब आगे देखते हैं, तीसरा है जल योजन उष्मा या जिसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसमें क्या होगा, इस आपके पास कोई गैसीय आयन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो गैस फॉर्म में है ये, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये एक प्रकार का गैसीय आयन है। अगर इसे आपको एक्वस में चेंज करना, एक्वस मतलब क्या होता है, वाटर, मतलब अगर आपको इसे जल के रूप में जो है वो चेंज करना हो, ये आपका क्या है, गैसीय रूप में है। अगर आपको इसे जलीय अवस्था में लाना हो, एक्यू मतलब क्या समझते हो, एक्वस होता है, एक्वस मतलब वाटर। तो इसके लिए जो भी हमें जल योजन उष्मा की जो भी हमें नीड होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन, जिसे हम डेल्टा एच से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तीनों रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हुआ। पहले हम लोगों ने क्या किया, सॉलिड को गैस में चेंज किया, फिर हम लोगों ने नॉर्मल एटम को जो है वो पॉजिटिव चार्ज में चेंज किया, उसके बाद हम लोगों ने गैस को एक्वस में जो है वो चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों रिएक्शन को एक साथ जो है वो जोड़ देंगे, मतलब एक साइकिल के रूप में जो है वो हम इसे बना देंगे। हेस के नियमानुसार, ये सब आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है, हेस का नियम क्या होता है, उष्मागतिकी का नियम क्या होता है। तो हेस के नियमानुसार इन तीनों पदों को एक साइकिल के रूप में जो है वो लिखा जा सकता है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा तीनों रिएक्शन है उसको हम जो है वो एक साइकिल के रूप में जो है वो लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो, लाइन से देखते हैं। आपके पास ये जो एटम है वो गैसीय अवस्था में है, आपने इसे इसमें चेंज किया एक्वस में। तो पहले ये वाला देख लेते हैं, डेल्टा एच। तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको जो उष्मा की नीड हुई है वो जल योजन उष्मा, वो हम डेल्टा एच करके लिखते हैं। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो है वो गैसी फॉर्म में है, आप इसको जो है वो पॉजिटिव चेंज में लाओगे, मतलब इसमें जो है वो धनायन लाओगे, इसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज लाओगे। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो भी एनर्जी की आवश्यकता हुई आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब आयनन ऊर्जा है, जो कि मैंने आप लोगों को सेकंड में बताया था। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो है वो आपका मेटल जो है वो सॉलिड है, आपको इसे गैस में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो भी हमारा हीट मतलब हमें लगेगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन जिसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन उष्मा, डेल्टा एच एस से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो डेल्टा एच एस लिख देंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस सभी को जो है वो एक साइकिल के रूप में जो है वो बनाना है। साइकिल कैसे बनता है, मतलब साइकिल इस प्रकार से बनता है कि अगर हम ऐसा देखें तो ये लाइन से होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब एक चीज और यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो आपका मैटर है वो सॉलिड है, आपको इसको एक्वस में लाना है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसे जलीय आयन के रूप में जो है वो परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी उष्मा के जो है वो आवश्यकता पड़ी है उसे हम Q1 करके जो है वो लिख देते हैं। मतलब Q का मतलब होता है उष्मा, हीट से जो भी हम जो है वो प्रदर्शित करते हैं उसे हम जो है वो Q से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ये क्या है आपका रेडॉक्स साइकिल। तो इस साइकिल को जो है वो हम हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है, मान लो कोई भी एटम, तो उस एटम की जगह हम लोग जो है वो हाइड्रोजन एटम जो है वो लेते हैं। तो चलिए हम अब इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किया गया है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को इसमें शुरू से बताते आ रही हूँ कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का जो है वो पोटेंशियल ज्ञात करना हो तो हम यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं, हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं, ये M+AQ मतलब यहाँ पे जो है वो जलीय आयन है, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो हाइड्रोजन जो है वो लिया गया है। तो इसमें हम प्लस करेंगे हाफ H2, ये जो है वो आपका H2 जो है वो गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो H2 है वो हाफ है। हाफ का मतलब क्या समझते हैं, यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन एटम है। देखिए यहाँ पे H2 है, अगर हम इसे हाफ कर देंगे तो केवल ये H हो जाएगा, H2 नहीं रह जाएगा, केवल ये H रह जाएगा। तो अगर हम इसे चेंज करते हैं तो ये जो है वो आपका MS मतलब ये जो है वो आपका सॉलिड में है
और H+ मतलब ये जो है वो आपका एक्वस में है। तो चलिए अब हम इसे जो है वो एक साइकिल के रूप में जो है वो एनर्जी साइकिल के रूप में जो है वो लिखते हैं। सबसे पहले हम मतलब ये जो भी हुआ मैं आप लोगों को एक साइकिल के रूप में जो है वो समझाऊंगी, आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपका हाफ H2 है जो कि गैसेस फॉर्म में है, उसमें हम जो है वो कुछ हीट अप्लाई कर रहे हैं और उसे एक्वस में जो है वो चेंज कर रहे हैं। मतलब ये जो आपका हाफ H2 है उसे हम जो है वो H+ एक्वस में जो है वो चेंज कर रहे हैं, जलीय आयन में जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आवश्यक ऊष्मा होगी, जो भी हीट हमारा लगेगा, उसे जो है वो हम Q2 से जो है वो प्रदर्शित करेंगे। ये क्लियर हुआ। ये जो है आपका हाफ H2 है, गैसियस फॉर्म में है। अब इसे हम जो है वो इसका जो है वो वियोजन उष्मा मतलब इसका जो है वो डिसोसिएशन करेंगे। मतलब इसे जो है वो डिसोसिएशन मतलब समझ लेना, वियोजन करना। मतलब यहाँ पे अगर H2 है उसे हम जो है वो डिसोसिएट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें जो भी एनर्जी की नीड होगी उसे हम जो है वो वियोजन उष्मा डेल्टा HD से जो है वो प्रदर्शित करेंगे, जिसे हम डिसोसिएशन हीट जो है वो कहते हैं। तो ये जो आपका हाफ H2 है वो केवल H में जो है वो चेंज हो जाएगा, ये भी जो है वो गैसियस फॉर्म में ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये जो आपका हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में है, अब हम इसे जो है वो पॉजिटिव रूप में जो है वो चेंज करेंगे। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो जो भी ऊर्जा हमें लगेगा वो आपका आयनन ऊर्जा होगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। अब ये जो है आपका गैसियस फॉर्म में है, प्लस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है। अब इसे आपको एक्वस में चेंज करना है, तो यहाँ पे जो है वो आप डेल्टा H करके जो है वो लिखोगे। ये आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन है, मतलब जल योजन उष्मा। गैस जो है वो वाटर में जो है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी हमारा हीट लग रहा है उसे जल योजन उष्मा जो है वो कहेंगे। साइकिल बन गया आपका। हाइड्रोजन का हम लोगों ने एग्जांपल लिया। तो Q2 क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस के जल योजन में प्रयुक्त संपूर्ण उष्मा है। और डेल्टा HD क्या है आपका, डिसोसिएशन हीट, मतलब यहाँ पे आपका वियोजन उष्मा जो है वो डेल्टा HD है। तो चलिए अब हम फाइनली रेडॉक्स साइकिल के डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। रेडॉक्स साइकिल, ठोस धातु से जलीय धातु आयन। तो यहाँ पे आपका जो सॉलिड है वो जलीय आयन में चेंज हो रहा है, सॉलिड है वो एक्वस में चेंज हो रहा है, तथा हाइड्रोजन गैस के जल योजित आयन बनने के संपूर्ण ऊर्जा चक्रों को रेडॉक्स साइकिल कहते हैं। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो आपका सॉलिड है वो वाटर में चेंज हो रहा है, वाटर है वो गैस में चेंज हो रहा है, गैस फिर से एक्वस में चेंज हो रहा है। मतलब एक प्रकार का साइकिल बना हुआ है। तो इस साइकिल को हम जो है वो रेडॉक्स साइकिल जो है वो कहेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को रेडॉक्स साइकिल क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी जो है वो आप जरूर लिख लें। तो चलिए अब हम रेडॉक्स साइकिल का एनालिसिस भी देखते हैं और इससे रिलेटेड छोटा सा इक्वेशन भी जो है वो देख लेते हैं। रेडॉक्स चक्र से मुक्त ऊर्जा डेल्टा G की गणना निम्नलिखित समीकरण से जो है वो की जा सकती है। देखिए रेडॉक्स साइकिल से हम जो है वो डेल्टा G का भी जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। डेल्टा G क्या होता है, आपका मुक्त ऊर्जा होता है। ये मैंने आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 में बताया हुआ है कि डेल्टा G से आप क्या समझते हो। तो डेल्टा G की गणना भी हम जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को एक इक्वेशन जो है वो आपको याद करना है। Q1 प्लस Q2 इक्वल डेल्टा G इक्वल माइनस N E0 F। अब देख लेते हैं ये सब का मतलब क्या होता है। डेल्टा G मतलब आपका होता है मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा लगा है उसका मतलब समझ जाना यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। N मतलब क्या होता है, आयन की संयोजकता। जो भी हमारा आयन है उसकी संयोजकता को हम N से जो है वो दर्शाएंगे। F मतलब होता है फैराडे नियतांक और E0 मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मतलब जो भी हमारा पोटेंशियल होता है उसे हम E0 से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी इक्वेशन को जो है प्रूव नहीं करना है, बस आपको एक छोटा सा यहाँ पे जानकारी के लिए दिया गया है कि अगर आपको डेल्टा G की गणना करनी हो तो आप जो है वो ये वाला इक्वेशन जो है वो यूज कर सकते हो। रेडॉक्स चक्र से किसी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जा सकती है। तो ये आपका जो है वो इक्वेशन है, इसके थ्रू जो है वो आप E0 का जो है वो गणना कर सकते हो, डेल्टा G का जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हो। खैर ये कैलकुलेशन उतना मतलब यहाँ पे बस आप लोगों को केवल इक्वेशन ही याद करना है, यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं नहीं बता रही हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लास्ट में हम छोटा सा और देख लेते हैं रेडॉक्स चक्र का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल। सबसे पहला, रेडॉक्स साइकिल में Q1 प्लस Q2 का धनात्मक मान यह दर्शाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है। देखिए अगर Q1 प्लस Q2 का मान अगर पॉजिटिव में आपको मिलता है तो इसका मतलब ये है कि रेडॉक्स जो भी रिएक्शन होगा वो होगा। मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा रेडॉक्स साइकिल जो है वो होगा। अगर Q1 प्लस Q2 का मान जो है वो निगेटिव रूप में आपको मिलता है तो वो रेडॉक्स साइकिल जो है वो नहीं होगा। इलेक्ट्रोड विभव आयनन ऊर्जा पर जो है वो निर्भर करता है।
इलेक्ट्रोड विभव जिसे हम ई नॉट से जो है वो व्यक्त करते हैं, वो जो है वो आयनन ऊर्जा मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी पे जो है वो डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होता है, एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो भी हमें एनर्जी की नीड होती है उसे हम जो है वो आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो जो भी हमारा पोटेंशियल मिलेगा वो आयोनाइजेशन एनर्जी पे जो है वो डिपेंड करता है करके यहाँ पे कहा जा रहा है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता जाता है क्योंकि आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती जाती है। अब अगर किसी एटम का जो है वो आपका ऑक्सीडेशन संख्या में अगर वृद्धि होता है तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान है, वैल्यू है, वो है जो है वो कम होता चला जाएगा क्योंकि आयनन ऊर्जा के मान में भी जो है वो वृद्धि होती है। तो ये 4 चीजों को जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा याद करना होगा। बस आप लोगों को अगर आप 4 भी लिखते हो तो काफी है। और लास्ट में आप लोगों को एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल जो है वो लिखना जरूरी है। रेडॉक्स साइकिल तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा और 4 लाइन का आपको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसका एनालिसिस भी जो है वो आप लिख दीजिएगा और ये भी इक्वेशन जो है वो आप जरूर इंक्लूड कीजिएगा अपने नोट्स में। डेल्टा जी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो ये तो हुआ गाइस आज का आपका वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। इसके अलावा और भी नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।